नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आकर्षक विषय की तह तक जा रहे हैं। हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की वो छिपी हुई ताकत जिसके बारे में अक्सर बातें होती हैं। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं और आज हम इन्हीं अंशों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कथित शक्ति है ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो आज की हमारी ये जो खोज है इसका मकसद है इन विचारों को खंगालना कि कैसे हमारी सोच, हमारे गहरे विश्वास और हाँ, हमारी कल्पनाएं इस किताब के अनुसार हमारी वास्तविकता को गढ़ती हैं। क्या सचमुच क्या हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वे हमारी दुनिया बदल सकते हैं? चलिए इन दावों को और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि यह स्रोत आखिर कहता क्या है। बिल्कुल। और देखिए, ये अंश एक बड़ा दावा करते हैं कि हमारे जीवन की अच्छी बुरी घटनाएं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हों, सफलता हो या असफलता हो, या फिर हमारी खुशियां हों, ये महज बाहरी संयोग नहीं है, बल्कि इस किताब के मुताबिक ये हमारे अपने ही अवचेतन मन की जो अंदरूनी प्रोग्रामिंग है उसका नतीजा है। आज हम इसी प्रोग्रामिंग के तरीके, इसके प्रभाव और हाँ, इसे बदलने के लिए श्रोत्स ने जो तरीके सुझाए हैं उन पर ध्यान देंगे। इस किताब का जो सबसे केंद्रीय विचार है और शायद सबसे प्रसिद्ध भी, वो यही है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो तर्क श्रोत्स देता है वो काफी गहरा है। किताब कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए लगातार नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मेरे साथ हमेशा बुराई होता है, हाँ, तो उसका अवचेतन मन इन विचारों को एक आदेश की तरह लेता है और फिर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। ऐसा, हाँ बिल्कुल। और यह समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वो सही गलत, संभव असंभव, इसके बीच कोई भेद नहीं करता। किताब में शायद इसे एक उपजाऊ जमीन की तरह बताया गया है ना। आप उसमें जो भी बीज बोएंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो उसी को उगाएगा। अच्छा। इसीलिए जब सकारात्मक विचार या सुझाव दिए जाते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ या मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या अवसर मेरी ओर आ रहे हैं, तो अवचेतन मन इन्हें भी उतनी ही निष्ठा से स्वीकार कर लेता है और फिर उन्हें वास्तविकता बनाने की दिशा में जुट जाता है। स्रोत का मानना है कि इसी प्रक्रिया के जरिए जीवन में वो बदलाव आ सकते हैं जिन्हें लोग अक्सर चमत्कार कह देते हैं। ये विचार कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, ये वाकई ध्यान खींचता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें बहुत सजग रहना होगा कि हम अपने मन में किस तरह के विचार डाल रहे हैं, रोजमर्रा में भी। खैर, स्रोत सिर्फ समस्या ही नहीं बताता, बल्कि इसे नियंत्रित करने या यूं कहें कि सही दिशा देने के तरीके भी सुझाता है। दो मुख्य तकनीकों का जिक्र बार बार आता है, मैंने देखा। पहली है विजुअलाइजेशन, हाँ, विजुअलाइजेशन। यानी अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए या अपनी मनचाही स्थिति में होते हुए की एक स्पष्ट, बिल्कुल जीती जागती मानसिक तस्वीर बनाना। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे देखना, महसूस करना। बिल्कुल। और विजुअलाइजेशन के बारे में स्रोत सिर्फ तस्वीर बनाने को ही काफी नहीं मानता। ये बहुत जरूरी बात है। वो इस बात पर जोर देता है कि उस तस्वीर से जुड़ी जो भावनाएं हैं उन्हें पूरी शिद्दत से महसूस करना जरूरी है। जैसे अगर कोई सफलता की कल्पना कर रहा है तो उसे उस सफलता से जुड़ी खुशी, वो संतुष्टि, वो आत्मविश्वास, हाँ। उसे भी वर्तमान में ही महसूस करना होगा। अच्छा, मतलब अभी? हाँ, अभी ही। स्रोत का तर्क है कि यही भावनाएं अवचेतन मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालती हैं। और दूसरी तकनीक है अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक कथनों को बार बार दोहराना, जैसे किसी मंत्र की तरह, लेकिन पूरे विश्वास और भावना के साथ। और ये सिर्फ दोहराना भर नहीं है ना? मतलब रटना नहीं है। स्रोत शायद ये भी कहता है कि ये एफर्मेशंस छोटे, स्पष्ट और सकारात्मक होने चाहिए और उन्हें इस तरह दोहराया जाना चाहिए जैसे कि वो बात पहले से ही सच हो। जैसे मैं अमीर बनूंगा कहने के बजाय मैं समृद्ध और सफल हूं कहना। ये जो वर्तमान काल का उपयोग है, ये शायद अवचेतन मन को यह यकीन दिलाने के लिए है कि वह स्थिति अभी मौजूद है। हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत इस बात पर बहुत बल देता है कि अवचेतन मन केवल वर्तमान को समझता है। भविष्य की बातें उसके लिए उतनी प्रभावशाली नहीं होती। और इन तकनीकों को अमल में लाने के लिए एक खास समय का भी जिक्र स्रोत में बार बार किया गया है, जिस पर आपने पहले इशारा किया था, नींद से ठीक पहले का समय। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी थी।
श्रोप दावा करता है कि सोने से ठीक पहले जब हमारा चेतन मन, मतलब जो सोच विचार वाला मन है, वो शांत होने लगता है और हमारी आलोचना करने की क्षमता कम हो जाती है, उस वक्त दिए गए विचार या सुझाव सीधे अवचेतन मन की गहराई में उतर जाते हैं। ऐसा लगता है मानो आप रात भर के लिए अपने अवचेतन को एक काम सौंप रहे हो। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि इस समय में सकारात्मक लक्ष्यों की कल्पना करना या उन्हें दोहराना, ये अगले दिन और आने वाले भविष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस किताब के नज़रिए से देखें तो जिसे हम अक्सर किस्मत कह देते हैं या भाग्य या फिर चमत्कार, और उसका श्रेय बाहरी ताकतों को दे देते हैं, वो असल में हमारे अपने ही अंदरूनी मानसिक प्रक्रियाओं का नतीजा हो सकता है। ये नज़रिया व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों का एक तरह से निर्माता मानता है, जो उसे ज़्यादा शक्ति भी देता है और ज़्यादा जिम्मेदारी भी। हाँ, ये जिम्मेदारी वाली बात अहम है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, जैसा कि आपने पहले भी कहा था, अगर ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है तो नकारात्मक विचारों का क्या वो भी उतनी ही आसानी से हकीकत बन सकते हैं? स्रोत इस दो-धारी तलवार से बचने के लिए क्या कहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, बिल्कुल। और स्रोत इस बात को मानता है, वो स्वीकार करता है कि नकारात्मक विचार भी उतने ही या शायद ज्यादा आसानी से अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि डर और चिंता जैसी भावनाएं अक्सर ज्यादा तीव्र होती हैं, ज्यादा पकड़ बनाती है मन पर। इसलिए किताब लगातार आत्मनिरीक्षण पर जोर देती है, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने पर। यह सुझाव देती है कि जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदलना चाहिए। अच्छा, उसे काटना है फौरन। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की मानसिक स्वच्छता या मेंटल हाइजीन की तरह है। स्रोत ये भी कहता है कि लगातार सकारात्मक अभ्यास से धीरे धीरे नकारात्मक सोचने की जो आदत पड़ जाती है, उसे बदला जा सकता है। ये मानसिक स्वच्छता का विचार महत्वपूर्ण है, अपने मन के बगीचे से खरपतवार हटाते रहना। और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए स्रोत कई उदाहरण भी देता है ना, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किताब में ऐसे कई किस्सों का जिक्र है जहां लोग गंभीर बीमारियों से सिर्फ इसलिए ठीक हो गए क्योंकि उन्हें अटूट विश्वास था कि उन्हें कोई चमत्कारी इलाज मिल गया है या वो किसी बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर के पास है, भले ही असल में उन्हें प्लेसिबो दिया गया हो। हाँ, प्लेसिबो यानी ऐसी दवा या प्रक्रिया जिसका कोई वास्तविक औषधीय प्रभाव नहीं होता, पर मरीज के विश्वास के कारण वो काम कर जाती है। यहाँ स्रोत ये तर्क देता है कि ये विश्वास ही था जिसने उनके अवचेतन मन को उपचार के लिए सक्रिय कर दिया। हाँ, ये प्लेसिबो प्रभाव तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और स्रोत उसे अवचेतन मन की शक्ति के प्रमाण के तौर पर पेश करता है। ये दिलचस्प है। एक और क्षेत्र जिसका जिक्र स्रोत प्रमुखता से करता है, वो है धन और समृद्धि का। किताब में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जो गरीबी से निकलकर करोड़पति बने। स्रोत के अनुसार उनकी सफलता का राज सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं थी, वो तो थी ही शायद, लेकिन मुख्य बात यह थी कि उन्होंने अपने दिमाग में अपनी अमीरी और सफलता की तस्वीर बहुत पहले और बहुत स्पष्ट रूप से बना ली थी। और सिर्फ तस्वीर बनाना ही नहीं, फिर वही बात आती है, बल्कि उस पर पूरी शिद्दत से विश्वास करना, उसे महसूस करना कि वो पहले से ही समृद्ध है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ चाहना या इच्छा करना मात्र नहीं था, बल्कि एक तरह का होना था, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। वे पहले ही उस स्थिति में पहुंच चुके थे अपने मन में। अच्छा, ये विचार कि आप जो चाहते हैं उसे पाने से पहले आपको अंदर से वैसा करना होगा, ये किताब के मूल दर्शन का हिस्सा लगता है। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि स्रोत के अनुसार विश्वास और कल्पना की शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या आर्थिक स्थिति। तो ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि स्रोत अवचेतन मन को एक बहुत शक्तिशाली, लगभग जादुई औजार की तरह प्रस्तुत कर रहा है। एक ऐसा अंदरूनी सहायक जो आपके हर आदेश, हर विश्वास को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन जैसा हमने बात की, ये एक जिम्मेदारी भी लाता है, बड़ी जिम्मेदारी, कि हमें अपने विचारों, अपनी कल्पनाओं और अपने विश्वासों का मालिक बनना होगा, सजग रहना होगा। बिल्कुल। स्रोत का सार यही है कि हमारा अवचेतन मन तटस्थ है, न्यूट्रल है। वो ना अच्छा है ना बुरा, वो बस शक्तिशाली है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाते हैं या अनजाने में अपना दुश्मन। उसे सकारात्मक, रचनात्मक और जीवन देने वाले विचारों से सींचते हैं या नकारात्मक, विनाशकारी और डराने वाले विचारों से।
किताब का दावा बहुत बड़ा है कि इस सिद्धांत को समझकर और अमल में लाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लगभग हर पहलू में, चाहे सेहत हो, रिश्ते हो, करियर हो, आर्थिक स्थिति हो, उसमें क्रांतिकारी सुधार ला सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें, एक सार बनाएं, तो स्रोत के इन अंशों से मुख्य बातें ये निकलती हैं। पहला, हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। दूसरा, यह तर्क नहीं करता बल्कि सुझावों और विश्वासों को स्वीकार करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। तीसरा, हम विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन जैसी तकनीकों से इसे सकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकते हैं। चौथा, नींद से पहले का समय इसके लिए विशेष रूप से प्रभावी है। और अंततः सबसे बड़ी बात, हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही सार है। और घूम फिरकर हम उसी केंद्रीय विचार पर वापस आ जाते हैं, जिसे स्रोत अपनी सबसे बड़ी खोज या राज कहता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी आंतरिक दुनिया, हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति बेहद जागरूक और जिम्मेदार होने की प्रेरणा देता है। स्रोत हमें ये मानने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का ही प्रतिबिंब है, एक आईना है। तो आज हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के कुछ प्रमुख विचारों के जरिए अवचेतन मन की कथित शक्ति और वो कैसे काम करती है, इसे समझने का प्रयास किया। जैसा कि इन अंशों में प्रस्तुत किया गया है, हमने देखा कि किस तरह ये स्रोत दावा करता है कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी कल्पनाएं मिलकर हमारी हकीकत को आकार दे सकती हैं। ये निश्चित रूप से गहरे चिंतन का विषय है, सोचने पर मजबूर करता है। और अगर हम स्रोत के इस दावे को एक पल के लिए स्वीकार करें कि हमारे विचार, खासकर सोने से पहले के विचार, इतने शक्तिशाली हैं, तो ये एक दिलचस्प प्रयोग या अभ्यास का अवसर भी खोलता है ना? यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में, मान लीजिए बेहतर स्वास्थ्य या किसी रिश्ते में सुधार लाना है, तो आज रात सोने से ठीक पहले वो कौन सा एक स्पष्ट, सकारात्मक और भावनात्मक रूप से चार्ज किया हुआ विचार या कल्पना चुन सकता है, जिसे वो अपने अवचेतन मन को सौंप सके? सिर्फ एक विचार, पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ। स्रोत के सिद्धांतों को परखने का ये एक निजी तरीका हो सकता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।